हेलो। नमस्कार साथियों, कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का जो अपना वीडियो लेक्चर रहने वाला है वो रहने वाला है सामान्य विज्ञान से संबंधित। और आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा मानव में प्रजनन। तो आज अपन बात करेंगे कि मानव प्रजनन क्यों करता है, प्रजनन की आवश्यकता क्यों है, प्रजनन कितना जरूरी है, प्रजनन कितने प्रकार का होता है और प्रजनन होता कैसे है। चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि भाई ये जो प्रजनन है मतलब रिप्रोडक्शन है, ये है क्या। तो प्रजनन का अर्थ क्या है? सामान्य भाषा में कहूं कि प्रजनन का अर्थ है अपने समान, अपने समान संतति या बच्चे या संतान उत्पन्न करना, उत्पन्न करना। अपने समान संतति उत्पन्न करना या संतान उत्पन्न करना क्या है? बच्चे उत्पन्न करना क्या है? प्रजनन है। जैसे घोड़े के घोड़े जैसे बच्चे पैदा होते हैं, मानव के मानव जैसे बच्चे पैदा होते हैं, मुर्गी के मुर्गे जैसे बच्चे पैदा होते हैं, बिल्ली के बच्चे जो हैं वो बिल्ली जैसे होते हैं। कभी मुर्गी जो है वो बिल्ली से पैदा नहीं हो सकती। तभी तो मैंने लिखा कि अपने समान संतति उत्पन्न करना क्या है? प्रजनन है। तो प्रजनन जरूरी क्यों है? तो वंश को बनाए रखने के लिए। यदि हम आज प्रजनन नहीं करेंगे तो धीरे धीरे मानव जो है वो दुर्लभ प्रजाति हो जाएगा। जैसे बहुत सारे जीव जो हैं वो नष्ट हो गए हैं, वैसे हम भी एक दिन के हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो प्रजनन किस लिए जरूरी है, प्रजनन की आवश्यकता क्यों है? अपने समान वंश बनाए रखना, इसलिए प्रजनन जरूरी है। अब सवाल बात करते हैं कि प्रजनन होता कितने प्रकार का है। तो देखते हैं, प्रजनन जो है वो दो प्रकार का होता है। दोनों की बात अपन करेंगे। प्रजनन रिप्रोडक्शन, प्रजनन के प्रकार। तो प्रजनन जो है वो कितने प्रकार का है भाई? प्रजनन होता है दो प्रकार का। कौन कौन से दो प्रकार का? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नंबर एक, जिसे अपन बोलते हैं लैंगिक प्रजनन। नंबर एक तो हो गया ये। दूसरा जो प्रजनन है वो है आपका, मैं लिख के बताऊं आपको, अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन जिसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सवाल यह है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो देखिए, ये जो लैंगिक प्रजनन है, ये जो लैंगिक प्रजनन है इसमें क्या शामिल है? तो सुनिए, लैंगिक प्रजनन में सेक्सुअल या लैंगिक अंग शामिल होते हैं। क्या शामिल होते हैं? लैंगिक ऑर्गन शामिल होते हैं। ऑर्गन शामिल होते हैं, शामिल। और इसमें क्या शामिल नहीं होते तो मैं आपको बताऊं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लैंगिक अंग जो हैं वो शामिल नहीं होते हैं। लैंगिक अंग शामिल नहीं होते हैं। अब कौन कौन से लैंगिक अंग होते हैं? जैसे महिला की बात करें तो महिला में जो प्रजनन अंग है वो अंडाशय है। और अगर मैं नर की बात करूं तो नर में जो प्रजनन अंग है वो आपका वृषण है। तो देखिए, यहां लैंगिक अंग कौन कौन से हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। अगर मैं नर की बात करूं, मतलब मैं मेल की बात करूं, और यहां मैं किसकी बात करूं, नंबर दो, फीमेल की बात करूं, तो नर के अंदर जो प्रजनन अंग है वो है आपका वृषण, जिसको अपन बोलते हैं टेस्टिस। और अगर अपन फीमेल की बात करें तो इसके अंदर है ओवेरी, मतलब अंडाशय। ओवेरी मतलब अंडाशय। इसका मतलब लैंगिक प्रजनन के अंदर दो चीजें शामिल होती हैं।
दो चीजें शामिल होती हैं, मतलब एक तो नर और एक मादा। इसका मतलब यहां जो है वो कैसा है, इसके अंदर टू पेरेंट्स होते हैं। कितने पेरेंट्स होते हैं? टू पेरेंट्स होते हैं। कितने पेरेंट्स होते हैं? टू पेरेंट्स इसके अंदर शामिल होते हैं जी। बीच में थोड़ी सी तकनीकी बाधा आ गई थी साथी, उसके लिए माफी चाहता हूं मैं। इसके अंदर कितने शामिल होते हैं? टू पेरेंट्स शामिल होते हैं। और अब बात करते हैं, एक बार मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूं ताकि आप इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाओ। देखो, हमने बात की थी कि, देखिए आप एक बार, एक तो हमने लिखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा हमने लिखा था एसेक्सुअल या अलैंगिक जनन। लैंगिक ऑर्गन शामिल होते हैं, जैसे नर के अंदर होता है वो वृषण होता है, और मादा के अंदर जो होता है वो आपका ओवेरी होता है। तो दो पेरेंट्स शामिल हो गए, एक महिला और एक पुरुष। तो इसका मतलब जो लैंगिक जनन है वो कैसा है, उसके अंदर टू पेरेंट्स शामिल होते हैं। लेकिन अब यहां बात करते हैं इस अलैंगिक जनन को, अपने यहां देखते हैं। सुनिए, ये भी सवाल जो है वो परीक्षा में आया हुआ है। सुनिए, जैसे आपके पास ये कोई बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है। अब इसको अपन सिंगल पेरेंट्स कैसे बोलते हैं? अगर इसके बीच में ये दो पार्टों में डिवाइड हो जाएगा तो यहां से कितने जीव बन जाएंगे? दो जीव बन जाएंगे। लेकिन इनका पेरेंट्स कितना है? यहां पे देखो एक बार, ये भी बैक्टीरिया बन गया, और अपने समान इसने क्या बना दिया? बैक्टीरिया बना दिया। ठीक है सर जी, ये तो समझ में आ गया, इसने बैक्टीरिया बना दिया। लेकिन इसमें पेरेंट्स कितने शामिल हैं? तो इसमें पेरेंट्स कितने शामिल हैं? इसमें सिंगल पेरेंट्स शामिल है। तो मैं ये बात लिख देता हूं कि अलैंगिक जनन के अंदर जो है वो क्या है, इसमें सिंगल पेरेंट्स होते हैं। आपको ये बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तो आपको और अच्छे से समझाएंगे। इसमें सिंगल पेरेंट्स जो हैं वो शामिल होते हैं। एक बार मैं आपको पुनः बता देता हूं, आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए, और ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, और बहुत अच्छे से समझ में आएगी। मैं आपको ये गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि प्रजनन जो है वो दो प्रकार का होता है, एक लैंगिक प्रजनन, दूसरा अलैंगिक प्रजनन। दोनों की हमने चर्चा की। दोनों के अंदर पहला डिफरेंस देखा कि एक लैंगिक प्रजनन के अंदर दो पेरेंट्स होते हैं, और अलैंगिक प्रजनन के अंदर एक पेरेंट शामिल होता है। लैंगिक प्रजनन के अंदर लैंगिक ऑर्गन जरूरी है, लेकिन अलैंगिक प्रजनन के अंदर ऐसा जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं आगे की। सेकंड देखिए, आगे देखिए, सुनिए। दूसरा वही चल रहा है, यहां पे मैं लिख रहा हूं लैंगिक जनन या प्रजनन, और यहां मैं लिख देता हूं अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक जनन। सुनिए, बात सुनिए। यहां इसके अंदर क्या शामिल होता है आपका? इसके अंदर शामिल होती हैं आपकी गेमेट सेल, जनन कोशिकाएं। क्या शामिल होती हैं इसके अंदर? लैंगिक प्रजनन के अंदर क्या आवश्यक है? जनन, लैंगिक कोशिकाएं। क्या शामिल है इसके अंदर? लैंगिक सेल, मतलब लैंगिक कोशिका शामिल है। लैंगिक कोशिका की क्या होती है? आवश्यकता होती है। इन्हीं लैंगिक कोशिकाओं को क्या बोलते हैं लालो? इन्हीं लैंगिक कोशिकाओं को बोलते हैं गेमेट्स, गेमेट्स सेल। लेकिन इसका उल्टा, अलैंगिक प्रजनन जो है उसके अंदर गेमेट्स या लैंगिक कोशिकाओं की आवश्यकता नहीं होती है। जनन कोशिकाओं की, जनन सेल जो है वो जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि जनन सेल जरूरी हो। सामान्य कोशिका से, सामान्य बॉडी सेल से, बॉडी सेल से, बॉडी सेल से जनन हो जाता है। जनन हो जाता है। आप इस बात को समझिए, जनन हो जाता है। कैसे हो जाता है हम बात करेंगे। अब एक बात सुनो, अब गेमेट सेल होती कौन कौन सी है उसकी चर्चा कर लेते हैं। जनन कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं हम चर्चा कर लेते हैं जी। जनन कोशिकाएं होती हैं दो प्रकार की। देखिए, अगर मैं बात करूं मेल के अंदर,
मेल के अंदर, और दूसरी बात करूं मैं फीमेल के अंदर, मेल एंड फीमेल के अंदर। मेल के अंदर जो जनन कोशिका होती है वो होती है ला लो शुक्राणु, क्या होती है? स्पर्म सेल। क्या होती है? स्पर्म। ये मेल के अंदर गेमेट्स होती हैं। देखो सुनिए, जनन कोशिका जो है ना, मतलब लैंगिक जनन के लिए क्या आवश्यक है? पहले तो लैंगिक ऑर्गन आवश्यक है। लेकिन लैंगिक ऑर्गन कौन से होते हैं? जैसे पुरुष की बात करूं, नर की बात करूं, तो नर में वृषण होता है। उस वृषण के अंदर से किसका निर्माण होता है? लैंगिक कोशिका, गेमेट सेल, स्पर्म का निर्माण होता है। मादा का जो लैंगिक अंग है, सेक्सुअल ऑर्गन जो है, वो कौन सा है लालो? वो आपका अंडाशय है। वहां से किसका निर्माण होता है? ओवेरी से आपके अंडाणु का निर्माण होता है, एग्स का निर्माण होता है, ओवा का निर्माण होता है, ओव्यूम का निर्माण होता है। देखिए आगे समझिए जी, ये स्पर्म सेल होगी। और यहां फीमेल के अंदर कौन सी है? ओवा, या जिसको अपन बोल रहे हैं अंडाणु, अंडाणु या अंडाणु, या जिसको मैं एक नाम ले देता हूं एग सेल। चलो इसके नीचे लिखते हैं, या मैं और करके लिख दिया मैंने, AEWG, एग सेल। ओके जी, समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। अब देखिए सब होता क्या है। यहां ये स्पर्म सेल और यहां ये एग सेल, दोनों एक दूसरे से क्या होती हैं? संलयित होती है। संलयन होता है इनका, क्या होती है? संलयित, जुड़ती हैं। किसके द्वारा? लैंगिक प्रोसेस के द्वारा, सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा। जी, इंटरकोर्स के द्वारा। जी जी जी, ओके सुनिए। संलयन होने के बाद इन दोनों कोशिकाओं में क्या हो जाता है? इन दोनों कोशिकाओं में हो जाता है निषेचन। क्या हो जाता है? निषेचन, जिसको अपन बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। जी, ओके साहब। जब इन दोनों में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो किसका निर्माण हो जाएगा? इन दोनों में जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो निर्माण हो जाएगा आपका युग जाइगोट सेल का। किसका? जाइगोट कोशिका का। किसका? जाइगोट कोशिका का। दोनों जुड़ जाएंगे तब क्या बन जाएगा? जाइगोट कोशिका। ये मैंने लिख दिया जाइगोट, जाइगोट सेल बनेंगे। मूल बात क्या समझ में आई कि लैंगिक प्रजनन के लिए आवश्यक क्या है? लैंगिक कोशिका है। क्या आवश्यक है भाई? सेट कर दिया हमने इसको, लैंगिक कोशिका आवश्यक है। आया समझ में? सर बिल्कुल। लैंगिक कोशिका होती कौन कौन सी है? तो मेल में होती है स्पर्म, जिसको अपन बोलते हैं शुक्राणु, और महिला के अंदर कौन सी होती है? एग सेल, जिसको अपन बोलते हैं अंडाणु। दोनों जुड़ेंगी, जुड़ने की प्रक्रिया को अपन क्या बोलेंगे? निषेचन। और फर्टिलाइजेशन से किसका निर्माण हो जाएगा? शुक्राणु का निर्माण हो जाएगा। आया समझ में? सर बिल्कुल समझ में आया। और वहीं अगर अपन बात करें किसकी? अलैंगिक प्रजनन की, तो वहां किसकी आवश्यकता होती है? वहां जो है आपको शरीर की कोई भी एक सामान्य कोशिका है, उससे भी शरीर का क्या हो जाएगा? वो सामान्य कोशिका भी किसका निर्माण कर देगी? एक नए जीव का निर्माण कर देगी। इसलिए उसको, उसके अंदर किसकी आवश्यकता नहीं है? लैंगिक सेल या गेमेट सेल की आवश्यकता नहीं है। देखिए साहब, इसके अंदर इसकी आवश्यकता नहीं है, और इस सामान्य कोशिका से ही किसका निर्माण हो जाएगा? संतान का क्या हो जाएगा? निर्माण। संतान का निर्माण। और संतान का जो निर्माण है, होना ही क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। आपको समझ में आया? क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। जी ओके मेरे प्यारे साथियों। लेकिन इसके अंदर गेमेट सेल के क्या नहीं होती? आवश्यकता नहीं होती। एक बार इसका आप आराम से क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मैं इसको और अच्छे से समझा पाऊं। अब अपन क्या बात करते हैं, इसके आगे कुछ उदाहरण है कि भाई लैंगिक जनन किन किन में होता है और अलैंगिक जनन किन में होता है, और यही सवाल बनते हैं। और आगे अपन अलैंगिक जनन को बहुत ही डेप्थ में जाके इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। देखिए आप आगे। सबसे पहले अपन उदाहरण देखते हैं लैंगिक जनन के। उदाहरण लिखते हैं। सबसे पहले किसके उदाहरण लेते हैं? अपन अपन उदाहरण लिख रहे हैं भाई, एग्जाम्पल लिख रहे हैं लैंगिक के, और उस साइड में उदाहरण किसके लिखेंगे? अलैंगिक जनन के। ये जो मैं उदाहरण लिख रहा हूं यही परीक्षा में आपके आते हैं, बार बार परीक्षाओं में क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। ध्यान रखें इस बात का। देखो सुनो, मानव में कौन सा प्रजनन पाया जाता है? मानव में आपका जो है वो
लैंगिक प्रजनन पाया जाता है। इसके अलावा किसमें? जानवरों में। किसमें? जानवर के अंदर भी कौन सा प्रजनन पाया जाता है? लैंगिक प्रजनन पाया जाता है। जितने भी एनिमल्स हैं, आप अपने अनुसार गधा घोड़ा जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। सभी प्रकार के एनिमल्स में कौन सा रिप्रोडक्शन पाया जाता है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है जी। ओके ओके। अब बात करते हैं अलैंगिक प्रजनन की उदाहरण की। तो ये जो है वो परीक्षा में आया हुआ है। सबसे पहले मैं उदाहरण लिख रहा हूं हाइड्रा का। किसका? हाइड्रा का। आप अपने मस्तिष्क में ये बात सेट कर लें, हाइड्रा जो है वो कोई प्लांट नहीं है, ये एक जीव है। मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये एक जीव है, जीव है। और इसके अंदर कौन सी प्रोसेस होती है? इसके अंदर मुकुलन होता है। क्या होता है इसके अंदर? मुकुलन, BUDDING, बडिंग की प्रोसेस से, बडिंग की प्रोसेस से किसका निर्माण हो जाता है? एक नए हाइड्रा का निर्माण हो जाता है। और इस मुकुलन, इस बडिंग प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? मुकुलन की प्रक्रिया। ये अभी पेपर में आया रिसेंटली किसी रेलवे के एग्जाम में। मुकुलन की प्रक्रिया से, मुकुलन की प्रक्रिया से जो है वो निर्माण होता है किसका? आपके अलैंगिक जनन का। किसमें? हाइड्रा में। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी तरफ से बहुत बढ़िया इसका उदाहरण है, ध्यान में रखें। एक और उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको, किसका? इसी का ही, तो सुनिए एग्जांपल। अमीबा। अब अमीबा में ये अलैंगिक जनन होता कैसे है इसकी हम चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले सुनिए दो मैं उदाहरण बता देता हूं। अमीबा और पैरामीशियम जो है उन दोनों के अंदर विखंडन पाया जाता है। अब एक में द्विविखंडन पाया जाता है, इसमें बहुविखंडन पाया जाता है। कैसे द्विविखंडन होता है, कैसे बहुविखंडन होता है, इसकी हम चर्चा जब अलैंगिक जनन को बहुत अच्छे टॉपिक के रूप में इसको पढ़ेंगे आगे तब बात करने वाले हैं। एक बार आप लिख लीजिए, एमीबा में क्या पाया जाता है? विखंडन पाया जाता है। और विखंडन के दौरान किसका निर्माण हो जाता है? एक नए एमीबा का निर्माण हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, ये भी जो प्रजनन है वो कैसा है? ये भी आपका अलैंगिक प्रजनन है। एक और उदाहरण है पेरास्मीमियम, पेरास्मियम। और इसके अंदर भी क्या पाया जाता है? आपका विखंडन पाया जाता है। थोड़ा सा दिमाग में बैठा लें। दोबारा मैं एक बार आपके सामने उदाहरण लिख रहा हूं, और ये जो उदाहरण है ये बड़े ही महत्वपूर्ण है। एक बार आप इनका आराम से क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको ये समझ में आए। तो ध्यान रखिए, दोबारा से सुनिए। हाइड्रा के अंदर जो है बडिंग की प्रोसेस से एक नई हाइड्रा का निर्माण होता है। बडिंग की प्रोसेस को बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? मुकुलन बोलते हैं। और हाइड्रा कोई पौधा नहीं है, ये एक जीव है। जीवों में भी अलैंगिक जनन होता है। जीवों में दोनों प्रजनन होते हैं, अलैंगिक और लैंगिक, लेकिन मानव के अंदर कैसा होता है? लैंगिक। ओके जी, समझ में आया? बिल्कुल। अमीबा हो गया, इसके अलावा ओके जी। ओके, सुनो आगे। दो तीन मैं नोट करके आपको बात लिखवा रहा हूं, सुनिए। मानव में, मानव में लैंगिक प्रजनन पाया जाता है। लैंगिक, लैंगिक प्रजनन पाया जाता है। इस बात को दिमाग में बैठा लो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है किसमें? मानव में। मानव के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। सुनो, लेकिन पादपों की बात करें, प्लांट की बात करूं, तो प्लांट में दोनों होता है। पादपों में, पादपों में लैंगिक प्लस अलैंगिक रिप्रोडक्शन पाया जाता है। दिमाग में रखना, दोनों पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अब वो समझ में आया? बहुत अच्छी बात। अब सुनो, छोटी किताबों में आपने दो चार चीजें पढ़ी होंगी। एक जीव होते हैं जरायुज, एक होते हैं अंडायुज। तो मानव जो है, मानव के ऐसा नहीं होता कि मानव ने पहले, मानव से, मानव के शरीर से पहले अंडे बाहर निकले, अंडे से किसी बच्चे का निर्माण हो। मानव के अंदर शरीर से बाहर क्या निकलते हैं? सीधे बच्चे ही बाहर निकलते हैं, पहले शिशु बाहर निकलते हैं। इसलिए मानव को क्या बोलते हैं? मानव जो है वो जरायुज है। तो ध्यान रखना इस बात का भी। मानव जरायुज है। कैसा है? जरायुज है। अब ये जरायुज और ये अंडायुज क्या होते हैं, चर्चा करेंगे।
एक बार इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। दो प्रकार के जीव होते हैं, एक अंडायुज, दूसरे होते हैं जरायुज। मैं अगले स्लाइड पे चलता हूं और आप देखिए एक बार, समझिए इस बात को। पहले हम लिख लेते हैं अंडायुज। इस अंडायुज और जरायुज से भी प्रश्न आते हैं। जरायुज सुनिए, अंडायुज से क्या निकलते हैं? अंडायुज से क्या निकलते हैं? पहले एग्स निकलते हैं। अंडायुज का अर्थ समझ गए? पहले अंडा निकलता है और अंडे से क्या निकलता है? बच्चा निकलता है, इसको चूजा बोलते हैं। जैसे आपने मुर्गी का उदाहरण इसमें देखा होगा, बेबी निकलता है इसमें। मुर्गी के बच्चे जो हैं वो पहले अंडे के फॉर्म में होते हैं, लेकिन जरायुज में ऐसा नहीं होता। जरायुज में पहले क्या बनते हैं? शिशु बनता है। क्या बनता है? शिशु। इन्फेंट बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन्फेंट। इन्फेंट। और उसके बाद किसका निर्माण हो जाता है? बच्चे का निर्माण हो जाता है, बेबी का निर्माण हो जाता है। अब प्रश्न आता है कि कौन से जीव अंडायुज हैं, कौन से जीव जरायुज हैं? जितने स्तनधारी हैं ज्यादातर जरायुज हैं। जल में रहने वाले जीव जो हैं वो जरायुज हैं। उभयचर, कछुआ और मेंढक, ये कैसे हैं? ये आपके अंडायुज हैं। और रेंग कर चलने वाले रेप्टाइल्स जो जीव हैं वो कैसे हैं? आपके अंडायुज हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखें अपन, इसके उदाहरण देखते हैं। ये उदाहरण परीक्षा में आते हैं भाई इसके। जैसे आप देखो, इसके एग्जाम्पल देखते हैं अपन, उदाहरण। जितने भी पक्षी हैं ना, बर्ड्स, पक्षी, जितने भी पक्षी हैं, चाहे मोर हो चाहे कुछ भी हो, मोर लिख दिया मैंने, ये भी कैसा है? अंडायुज है। मुर्गी, ये भी कैसा है? आपका अंडायुज है। जैसे रेंग कर चलने वाले, रेंग कर रेप्टाइल्स जीव, जैसे अपन बात करें सांप की, सांप के पहले अंडे आते हैं। अगर अपन बात कर लें मतलब छिपकली की, तो छिपकली जो है वो कैसा है? वो भी आपका अंडायुज है। ओके। और एक होते हैं उभयचर। कैसे होते हैं? उभयचर। तो ये उभयचर, जैसे मैं बात करूं कछुआ, और अगर मैं बात करूं मेंढक। अब कोई ये बोल दे कि सर मेंढकी भी इसी में आएगा भाई, ये भी कैसे हैं? आपके जरायुज हैं। आपको समझ में आ रहे हैं? सर बिल्कुल। देखो, जलीय जीव जो हैं, जलीय जीव वो भी इसी के उदाहरण है। जैसे जलीय जीव, अब सारे तो नहीं होते पर कुछ तो हैं। जलीय जीव में यदि मैं बात करूं मछली की, घड़ियाल की, है ना? ओके। और एक आप मकड़ी, इसका उदाहरण याद रखना भाई, मकड़ी, है ना? पक्षियों में एक बार उल्लू का पूछा गया था, उल्लू भी कैसा है? आपका अंडायुज है। ठीक है। ये तमाम उदाहरण जो मैंने ना कोशिश की है, लिखे हैं, आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए? बहुत अच्छी बात। अब अपन बात करते हैं जरायुज की। अब जरायुज के कौन कौन से उदाहरण है, लालो वो देख लेते हैं। अब जरायुज के तो आप है ना मानव लिखना। एक तो जैसे भैंस है तो भैंस के सीधे बच्चे का निर्माण होता है। मानव, जानवर, जानवर में गाय भैंस बकरी जो भी हैं, मतलब सभी स्तनधारी, जितने भी स्तनधारी हैं वो किसके उदाहरण है? आपके जरायुज के हैं। इनमें सीधे बच्चे का निर्माण होता है। लेकिन इसमें भी एक दो अपवाद हैं, वो आपको याद रखने। दो ऐसे अपवाद हैं, तो वो परीक्षा में आ जाते हैं भाई, कि वो हैं तो स्तनधारी लेकिन फिर भी वो कैसे हैं? अंडायुज है। अपवाद, अपवाद का मतलब है तो वो स्तनधारी लेकिन है कैसे? वो अंडायुज है। जिसमें सबसे पहले मैं नाम ले रहा हूं, इंटरनेट वगैरह पे आप इसकी तस्वीर देख सकते हो। आप देखना भाई, एक जीव का नाम लिख रहा हूं मैं, इक्विडिना, ये अब एक्सेप्शन है। और एक लिख रहा हूं मैं प्लेटीपल्स, ये एक जीव है। ये दोनों जीव किसके उदाहरण हैं? ये जो जीव हैं ये दोनों के दोनों हैं तो आपके जरायुज है, लेकिन एक्सेप्शन के रूप में ये किसके उदाहरण है? आपके अंडायुज के। देखो एक बार समझो,
मे भी आपको समझ में आया होगा। एक बार मैंने स्क्रीनशॉट लिया, देखो। अंडायुज वो जीव होते हैं जिनके शरीर से पहले अंडे का निर्माण होता है। अंडा जब शरीर से बाहर आ जाता है तो उस अंडे से किसका निर्माण हो जाता है? बच्चे का निर्माण हो जाता है। जैसे जलीय जीव हो गए, उभयचर हो गए, पक्षी हो गए, रेंग कर चलने वाले हो गए, जैसे सांप हो गया, छिपकली हो गई, घड़ियाल हो गया, मकड़ी हो गई, ये सारे जीव इसकी उदाहरण है। जरायुज वो हैं जिनके शरीर में पहले शिशु का निर्माण होता है लैंगिक जनन कोशिकाओं के द्वारा, और वास्तव में बाद में किसका निर्माण हो जाता है? शिशु के बाद बच्चे का निर्माण हो जाता है। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं उसमें, है ना जी। जैसे मानव इसका उदाहरण है, जानवर जैसे स्तनधारी जितने भी हैं वो सारे तमाम इसके उदाहरण हैं। लेकिन दो इसके एक्सेप्शन है। एक इसका नाम है इकिडिना, दूसरा है प्लेटिपल्स, जो है तो जरायुज, मतलब सॉरी स्तनधारी, लेकिन ये कैसे चलते हैं, ये इनका निर्माण कैसे होता है? अंडायुज, पहले इनमें अंडे का निर्माण होता है। जी सर, आपके समझ में आया जी। एक जो ये अपन अंतर पढ़ रहे हैं लैंगिक जनन कोशिका में और अलैंगिक जनन कोशिका में, तो एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, मानव जो है वो, या अलैंगिक जनन जो है वो, सॉरी लैंगिक जनन जो है, मानव जो है वो यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल एक होते हैं बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब एक ही बॉडी के अंदर नर के भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और मादा के भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो बाइसेक्सुअल होते हैं। एक होता है यूनिसेक्सुअल, अगर शरीर मादा का है तो मादा के ऑर्गन होंगे, और नर का है तो नर के होंगे। तो मानव कैसा है? यूनिसेक्सुअल, एक लैंगिक जीव है। देखिए ये बढ़िया सवाल है, तो सुनना भाई, मानव कैसा है? एक लिंगी जीव है। जीव है। अब यूनिसेक्सुअल का क्या मतलब होता है? सुनिए तो, मेल एक तो होता है इसके अंदर, यूनिसेक्सुअल के अंदर अगर मैं बात करूं मेल की, अगर मैं बात करूं फीमेल की, एक अंदर हमने बात की मेल की और दूसरी हमने बात की फीमेल की। मेल के अंदर क्या है तो सुनो भाई, मेल के अंदर जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसके अंदर है वर्षण, इसका मतलब केवल वर्षण है। और इसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव, इसके अंदर है आपका अंडाशय। इसका मतलब ये महिला की बात कर रहा है। तो ये कैसी होगी? मानव जो है वो कैसा है? यूनिसेक्सुअल, जिसको हिंदी में बोलते हैं एक लिंगी जीव है। एक लिंगी जीव है, इसका अर्थ है ये। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अब एक बात और सुनिए भाई, अब अपने इंसान के अंदर रिप्रोडक्शन के अंदर अलग अलग फेज होते हैं, उनकी चर्चा करेंगे कि पहले फेज कौन सी आती है, दूसरी फेज कौन सी होती है और तीसरी फेज कौन सी होती है, और कैसे मानव के अंदर रिप्रोडक्शन होता है। तो आप हेडिंग लिख लिए, फेज ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फेज ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब प्रजनन की अवस्थाएं, प्रजनन की अवस्थाएं। तो देखिए मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं, प्रजनन की अवस्थाएं। अब कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, क्या उनका अर्थ है, यहां से अपना मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। ये तो थोड़ा बेस था, अभी जो हमने पढ़ा वो मानव के प्रजनन का हमने क्या पढ़ा है? बेस पढ़ा है। सबसे पहले होता है युग्मक जनन, गेमेट जीनेसिस, मतलब जनन कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, वो हम चर्चा करने वाले हैं। तो सुनिए। जी सर समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है भैया, अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसीलिए पढ़ा रहे हैं। तो सुनिए आप, समझिए इस बात को। पहली जो अवस्था है मैं उसको यहां लिख लेता हूं, उस अवस्था का नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं युग्मक जनन। क्या बोलते हैं इसको? युग्मक जनन।
इसको इंग्लिश में बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस। ये जो शब्द लिखा है जेनेसिस, इसका अर्थ होता है निर्माण की प्रक्रिया, निर्माण की प्रोसेस, निर्माण की प्रोसेस। किसके निर्माण की प्रोसेस? तो सुनो भाई, ये है गेमेट। गेमेट को बोलते हैं युग्मक। तो युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? युग्मक जनन। क्या बोलते हैं? युग्मक जनन। अब युग्मक कितनी होती है, गेमेट्स कितनी होती है? मेल के अंदर कौन सी होती है, फीमेल के अंदर कौन सी होती है, और उसका युग्मक का निर्माण कब होता है? गेमेट्स के अंदर जो स्पर्म होते हैं वो कब बनना प्रारंभ होते हैं, कब उनका प्रारंभ बनना बंद हो जाता है, और ऐसे महिला के अंदर एग्स कब बनते हैं, कहां बनते हैं, कब उनका बनना बंद हो जाता है, वो तमाम बातें अपन इसके अंदर करने वाले हैं। देखिए, तो आप इस बात को ऐसे लिख सकते हो, युग्मकों का निर्माण होने की प्रक्रिया को बोलते हैं युग्मक जनन। देखिए सुनो, यहां यदि मैं बात करूं मेल की, और यहां मैं यदि बात करूं फीमेल की, समझना, यदि मेल की बात करूं मतलब नर की बात करूं, और यहां बात करें अपन मादा की, तो सुनो, नर के अंदर जो युग्मक सेल, जिस मेल रिप्रोडक्टिव गेमेट सेल है, जो मेल गेमेट सेल है, मेल गेमेट नर युग्मक, ये नर युग्मक, और यहां जो बनेगी उसको बोलेंगे अपन फीमेल गेमेट, इसको बोलेंगे मादा युग्मक। सुनिए, नर जो युग्मक है उसका नाम है स्पर्म सेल। क्या नाम है? स्पर्म सेल, शुक्राणु कोशिका। क्या नाम है भाई उसका? स्पर्म सेल, जिसको बोलते हैं शुक्राणु कोशिका, शुक्राणु कोशिका। और इसका नाम है एग सेल, इसको बोलते हैं अंडाणु कोशिका। स्पर्म का जो निर्माण होता है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं भाई? स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब शुक्र जनन। इसका निर्माण, शुक्राणु का जो निर्माण है उसको बोलते हैं शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस, 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 जिसको बोलते हैं शुक्र जनन, शुक्र जनन। और इस एग सेल को बोलते हैं अंड जनन। क्या बोलते हैं? अंड जनन। इसका निर्माण कब होता है, प्रारंभ होता है? इसका निर्माण जो प्रारंभ होता है वो होता है 11 से 18 वर्ष की आयु में, जिसको बोलते हैं किशोरावस्था में, किशोरावस्था में, किशोरावस्था में। और इसका निर्माण होता है 11 से 13 वर्ष की आयु में, इसका निर्माण होता है किसका? एग सेल का। सुनिए आगे, यहां इस किशोर, यहां से इसके निर्माण होने की जो एज है उसको बोलते हैं प्यूबर्टी एज। कौन सी एज बोलते हैं? प्यूबर्टी एज। और इसको भी कौन सी एज बोलते हैं? प्यूबर्टी एज। बस एक लाइन और आपको समझ में आ जाएगा, सुनिए आप। और शुक्राणु का जो निर्माण है वो 50 से 55 वर्ष की आयु के बाद, 50 से 55 वर्ष की आयु, निर्माण जो है वो क्या हो जाता है? बंद।
या निर्माण बंद नहीं होगा तो शुक्राणु का जो काउंटिंग है वो क्या हो जाती है, कम। और यहां महिलाओं के अंदर 40 से 45 साल के बाद इनका निर्माण क्या हो जाता है, बंद है। मतलब महिलाओं का एमसी साइकिल क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इसके बंद होने को बोलते हैं मीनोपॉज। क्या बोलते हैं, मीनोपॉज। साथियों, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं, क्या आप उस बात को समझ पाए? सुनिए एक बार। हम पढ़ रहे हैं प्रजनन की अवस्थाएं, और प्रजनन की अवस्थाओं के अंदर हमने देखा युग्मक जनन। और युग्मक जनन का अर्थ है गेमेट सेल, मतलब स्पर्म सेल और एग सेल के निर्माण होने की प्रक्रिया को बोलते हैं युग्मक जनन। वो दो प्रकार की होती हैं, मेल के अंदर होती हैं नर युग्मक और फीमेल के अंदर होती हैं मादा युग्मक। नर के अंदर बनती हैं शुक्राणु, और शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ये परीक्षा में आया हुआ है। जेनेसिस शब्द जब भी आए उसका मतलब होता है निर्माण होना। और फीमेल को बोलते हैं मादा युग्मक। और मादा युग्मक के शरीर के अंदर बनता है एग सेल, उसको बोलते हैं अंडजनन। और इसका निर्माण 11 से 18 वर्ष की आयु में क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, प्रारंभ होता है। और इसका निर्माण होता है 11 से 13 वर्ष की आयु, जिसको दोनों को बोलते हैं प्यूबर्टी एज। इसका काउंटिंग हो जाती है 50 से 55 साल की आयु के बाद इसका निर्माण जो है, या इसके स्पर्म के जो निर्माण की काउंटिंग रेट कम हो जाती है। और ऐसे ही 40 से 45 साल की एज के बाद महिलाओं में एमसी साइकिल जो है वो बंद हो जाता है, और तब एग सेल जो है उसका निर्माण भी क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अंडजनन की प्रक्रिया भी बंद हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि साथियों आपको समझ में आया होगा, और आगे की जो फेज है उसकी चर्चा हम कल करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।